आप तो कॉफी पी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि जी बिजनेस कमेटी कह रही है ट्रेड होनी चाहिए ताकि हम भी कुछ टमाटर आलू प्याज मंगवा लें। तो क्या कहेंगे आप? अब ये ना कहिएगा कि ट्रेड हमने बंद की थी। नहीं, ये मैं कुछ नहीं कहूंगी, तो सबको मालूम है किसने बंद की थी। बेटा, इसमें जिन बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, यूरोप ने जब ये किया था 17वीं 18वीं शताब्दी में बेटा, तो द मेन रीजन जो था वो था फ्री ट्रेड। वो एक दूसरे से ट्रेड करते थे और उस तरह से सबकी जो आर्थिक सिचुएशन थी वो और बढ़ती गई। ब्रिटिश भी भारत में आए थे ट्रेड करने के लिए, हुकूमत का जमा के बैठ गए, वो दैट हैपेंड सब्सिक्वेंटली। शुरू में ट्रेड, क्योंकि ट्रेड वाज द बेसिक रीजन। नेपोलियन ने तो ब्रिटिश को ये भी कहा था कि आप तो एक नेशन ऑफ ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स हैं और आपकी सारी तरक्की इसलिए हो रही है कि आप ट्रेड करते हैं। सो ट्रेड बिकम्स द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। चीन में देखा आपने किस तरह से उनकी ट्रेड के जरिए लोगों को उन्होंने बेचना शुरू किया, वो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गए, फिर आगे बढ़ गए। हम लोग बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड बन गए भारत में, और हमारी भी तरक्की होने लगी। सो ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी ऐसा देश दुनिया में नहीं है जो सब कुछ बनाता है। जैसे हम ऑटार्की कहते हैं, मैं ये भी बनाऊंगा, ये भी बनाऊंगा, ये भी बनाऊंगा, नहीं हो सकता। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बाहर से लानी पड़ेंगी और अपनी चीजें वहां बेचनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर हमारा जीडीपी $4 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। 4 ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं, और हमारी जो फॉरेन ट्रेड है वो $1.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। यानी ऑलमोस्ट कहिएगा 30% जो हमारी जीडीपी है, 30% हिस्सा उसका फॉरेन ट्रेड से, और इस साल शायद और बढ़ जाएगा। सो ट्रेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही एक रीजन की दूसरे रीजन के साथ हो, एक देश के दूसरे देश के साथ हो, या फिर मैम एक चीज बेटी आपको बता, आप दुकान पे कुछ खरीदने जाती है, वो भी तो ट्रेड है। आप उसको पैसे दे रही है, वो आपको सामान खरीद रहा है। सो ट्रेड के बिना डेवलपमेंट नहीं होती। इसलिए अगर आपकी सरकार ने फैसला किया है कि हम भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, अब हम उसको स्वीकार करें कि नहीं, ये अलग बात है। आई हैव नो कमेंट ऑन दिस, क्योंकि ये तो फिर बहुत सी चीजें ऐसी आ जाती हैं जिसमें लोग तरह तरह के विचार रखते हैं। मैं इसको अपने जो मेरे मित्र हैं जिनसे जब मैं बातचीत करता हूं, मैं इसको कहता हूं पिलियन सिंड्रोम। अब आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल पे एक तो ड्राइवर होता है, एक उसके पीछे बैठता है जिसने अपना हाथ मोटरसाइकिलिस्ट के कंधे पे रखा होता है, वो पिलियन राइडर होता है। दोनों फैसला कर लेते हैं, भाई हमको लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, वो निकल पड़ते हैं। सामने वाला जो है वो बड़े ध्यान से सड़क को नेविगेट कर रहा है, उसके पीछे जो बैठा हुआ है उसने अब कंधे पे हाथ रखा हुआ है, उसको भरोसा है कि ये मुझे सही जगह ले जाएगा। साउथ ईस्ट एशिया में जब हमने देखा तो बहुत तरक्की हुई, डेवलपमेंट हुई, तो इसको वो कहते थे फ्लाइंग गीस सिंड्रोम। आप देखेंगे जब ये उड़ती हैं बतखें, गीस जिसको हम कहते हैं, आई डोंट नो द हिंदी वर्ड, तो जब वो उड़ रही होती हैं, आप देखते हैं कि सबसे सामने एक होती है, वो जैसे उड़ती है तो उसके पीछे वैक्यूम बनता जाता है, और फिर जो 2 उसके पीछे या 4 उनके पीछे, वो सब वैक्यूम में सक हो जाते हैं और उसके पीछे चलते हैं। इसको फ्लाइंग गीस फॉर्मेशन कहते हैं। मैं इसको पिलियन राइडर फॉर्मेशन कहता हूँ। हमारे कई पड़ोसी मुल्क हैं, अब नाम मैं नहीं लूंगा, आप तो जानती हैं मुझसे ज्यादा आप बुद्धिमान हैं, जिन्होंने ये स्वीकार किया कि वी विल राइड पिलियन विद इंडिया, पिगी बैक ऑन इंडिया। भारत की जो तरक्की हो रही है हम भी उसका फायदा उठाएंगे, हम ट्रेड करेंगे, उनको बिजली बेचेंगे, उनको गैस बेचेंगे, अगर उनको पानी की जरूरत है हम वो भी उनको देंगे, जो चीजें उनको चाहिए हम देंगे, ताकि उनकी तरक्की का फायदा हम भी उठा सके। ये बहुत बुद्धिमान एक प्रोसेस होता है, इट्स वेरी क्लेवर थिंग कि टेक एडवांटेज। लैटिन अमेरिका ने भी बहुत फायदा उठाया था यूनाइटेड स्टेट्स का, कि इतना बड़ा मार्केट है, ये टेक्नोलॉजी है। आपको तो याद होगा 1990s में सबसे ज्यादा अमेरिकन इन्वेस्टमेंट जो थी वो लैटिन अमेरिका में जाती थी, और वहां के बहुत से देशों ने तरक्की की बेस्ड ऑन द अमेरिकन लीडरशिप। ये चीजें अगर हम लोग स्वीकार करें साउथ एशिया में, जो हमारा इलाका, जो भले ही हम अपने आप को कहते हैं साउथ एशिया में है, लेकिन हम तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन साउथ बना दिया हमको किसी ने, तो चलिए हमने साउथ मान लिया। इफ वी कैन अंडरस्टैंड दिस कि इकट्ठे मिलके हम आगे बढ़ सकते हैं ताकि सबका फायदा हो। अब हमने क्या फैसला किया है बेटा, एंड आई एम सीइंग दिस इंक्रीजिंगली, कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध है, हमने काफी कोशिश की, हर बार पहल की, उनको सुधारने के का हमने प्रयास किया, लेकिन नतीजा ठीक नहीं हुआ। तो हमने फिर सेकंड ऑप्शन लिया कि इग्नोर करिए, वो जो करते हैं उनको करने दीजिए, हम आगे बढ़ जाएंगे। कई बार मैंने सुना है हमारे जो लीडर्स हैं, और मैं खुद ये कहता हूं कि उनका धर्म है हमारी मुखालफत करना, हमारा धर्म है आगे बढ़ना।
हमें वो करना है जो हमें करना चाहिए। हमारे पास तो एक टारगेट है 2047 टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि भारत, एयर भारत अब उड़ चुका है। और जिस तरह आजकल सारी एयरलाइंस जो भारत में ऑपरेट करती हैं, मैं बेटा भोपाल से होके आया हूं बाय एयर इंडिया, तो उन्होंने भी शुरू कर दिया। हमें बड़ी खुशी होती है ये ऐलान करते हुए कि हम निर्धारित समय से 15 मिनट पहले लैंड कर गए। तो अब भारत का तो टारगेट है, डेस्टिनेशन है 2047, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ विद फुल कॉन्फिडेंस एज एन इकोनॉमिस्ट, एज अ डिप्लोमेट, एज एन एम्बेसडर, कि हम उससे बहुत पहले सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे एज अ डेवलप्ड कंट्री। सो आई हैव द एम, आई हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरे पास सेल्फ एस्टीम है, आत्मसम्मान है, और मेरे पास सेल्फ रिलायंस है। और इन सबको जब मैं मिलाता हूं, देन आई हैव प्राइड इन माई सेल्फ। तो हमें कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा विश्वास है, और मैं दुनिया भर में इसको देखा है। बिल्कुल ऐसा ही सर। लेकिन सर पाकिस्तान आपको क्या लगता है कहाँ से ट्रैक से हट गया? इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो क्या कभी पाकिस्तान में इकोनॉमी पे काम हुआ ही नहीं, और अगर हुआ तो फिर ये ट्रैक से हट के सिर्फ लोन्स पे और डोनेशंस पे कब चला गया? जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था इन 47, और हम लोग भारत की स्वाधीनता, भारत को स्वाधीनता मिली, इंडिपेंडेंस, बहुत देर तक पाकिस्तान की इकोनॉमी हमसे कहीं ज्यादा रफ्तार से ग्रो कर रही थी। और लोग कहते थे शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, विकासशील देशों के लिए एक बहुत अच्छी कहानी है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान इस समय लिख रहा है। बहुत डेवलपमेंट हुआ, 6, 7, 8, 9, 10% आपकी इकोनॉमी ग्रो करती थी। हमारे को तो कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 1.5-2%। लेकिन आप लोगों की इकोनॉमी बेस्ड थी फॉरेन इंटरवेंशन पे, वहां से पैसा लिया, कुछ इन्वेस्टमेंट आया। हमारी थी मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज। तो मेरा ये मानना है कि ये आदत पड़ गई कि जो कुछ होना है वो विदेशी आके करेगा। चीन में भी काफी हद तक यही आदत पड़ गई है कि विदेशी पैसा आएगा, हम उसको लगाएंगे, हम उनकी नकल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब जब विदेशी पैसा नहीं आ रहा है तो चाइनीज इकोनॉमी आप देखिए कितनी परेशान है, क्योंकि डोमेस्टिक रिसोर्सेज को उन्होंने मोबिलाइज नहीं किया जो हमने किया था। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने भी यही गलती की थी, लेकिन इट इज नॉट टू लेट सुधारने के लिए। अगर पाकिस्तान अपना गोल डिफाइन करे, मेरा गोल है 2047, आपका क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है? ये रोमान पढ़िएगा लुइस कैरल का एलिस इन वंडरलैंड। अब उसके अंदर क्या होता है कि चेशायर कैट से एलिस कहती है कि मुझे यहां से बाहर निकलने का, वंडरलैंड से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हो? तो चेशायर कैट पूछती है आपने जाना कहाँ है? एलिस कहती है मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं कहीं जाऊं। तो फिर कैट कहती है कि फिर कोई भी रास्ता ले लो। तो पाकिस्तान का डायलेमा यही है, आप जाना कहाँ चाहते हैं? उसके अंदर एक और कैरेक्टर है एलिस इन वंडरलैंड में, वो एलिस से पूछता है कि भाई आप कौन है? तो वो जवाब देता है हाँ ये तो देखो कितनी बड़ी मिस्ट्री है कि मैं कौन हूं। आपकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन क्या है? कौन है आप टर्किश हैं, आप अरब्स हैं, आप इंडियंस हैं? अगर एक बार आप इसका फैसला कर लें कि ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा लक्ष्य है, फिर आप देखेंगे किस तरह से दरवाजे खुलते जाते हैं। अभी क्या हुआ है, क्योंकि कुछ लिमिटेड लोग, फौज और ये जो फैमिलीज आपकी बड़ी पावरफुल है, तो जो आम नागरिक है मैम, वो पाकिस्तानी स्टेट से अलग हो गया है, और वो सोचता है कि वायलेंस, हिंसा एक लेजिटिमेट ऑल्टरनेटिव है। मेरे जितने दोस्त हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, कहता मैं बलूच हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं मुहाजिर हूँ, मैं ट्राइबल हूँ, हम तो डिटेस्ट करते हैं पंजाबी डोमिनेटेड एस्टैब्लिशमेंट को, लेकिन सब मुसलमान हैं। फिर भी ये क्यों होता है? आप लोग कहते रहते हैं कि द लीडरशिप जो आपकी बात नहीं कर रहा, बेटी आप तो बहुत ब्रॉड माइंडेड है, ये हिंदू इंडिया को आप बस वो हमको खा जाना चाहता है। वो टाइगर मैं नहीं खाना चाहता, मैं बदहजमी नहीं चाहता हूं। आई हैव टुडे डिसाइडेड कि मेरे सामने ये गोल है और सब लोगों को मिलके इसे इंप्लीमेंट करना है। अब हमारी इलेक्शंस होने वाली हैं, ये जीतेगा वो जीतेगा, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? हमारा गोल तो बिल्कुल क्लियर है। तो जब ये माइंडसेट बदलेगा ना बेटा, दैट माय प्रायोरिटी इज नॉट कश्मीर, मैं बड़े आराम से ये बता रहा हूं, अगर पाकिस्तानी समझ आए कि मेरी प्रायोरिटी वो टेरिटरी नहीं है, वो जमीन नहीं है जिसे हम कश्मीर कहते हैं, मेरी प्रायोरिटी डेवलपमेंट है। अगर आप इसको समझ जाएं, इंस्टेड कि आपका जो भविष्य आपने पूरा उसको हॉस्टेज बना दिया है कश्मीर पे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अगर कश्मीर नहीं मिलेगा तो मैं कभी तरक्की नहीं करूंगा। ये कौन कहता है? आप चाइना का आप देखिए, ताइवान के साथ चाइना चाहता क्या है? वो छोटा सा एक आइलैंड चाहता है, लेकिन चाइना का इस समय हालत इतनी खराब है,
जब उसके पास शक्ति थी, बहुत बड़ी ताकत थी इकोनॉमिक, तब भी वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो छोटे से आइलैंड को लेना इतना महंगा पड़ेगा, उसकी छवि इतनी खराब हो जाएगी, इतना खर्चा आएगा, उसको फिर बाद में वापस ट्रैक पे आना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये माइंडसेट को बदलना है कि क्या मुझे एक छोटी सी जमीन चाहिए या मुझे डेवलपमेंट चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। दोस्तों, पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं होगा कि भारत से व्यापार बंद करने के बाद उसकी हालत ऐसी हो जाएगी। वो आटे, दाल, नमक सबके लिए तरस जाएगा। इमरान खान की जब सत्ता थी तो उन्होंने सोचा था कि भारत से अगर हम व्यापार बंद कर देंगे तो भारत उनके कदमों में आकर गिरेगा। भारत आपके कदमों में क्यों गिरेगा? आप हमसे सामान लेते हैं, हम सामान आपसे नहीं लेते। आप जो हमें एक्सपोर्ट करते होंगे, छोटी मोटी चीज़ें जो भी रही होंगी, वो सब हम बनाते हैं, हमारे घर में होती है। लेकिन आपकी गलतफहमी थी और उसका नतीजा आज पूरा देश भुगत रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोशिश की थी, नवाज शरीफ को बुलाया था यहाँ पर और सोचा था पुरानी चीज़ें जो भी हैं वो सब ख़त्म करते हैं। हर घर में परेशानियाँ होती हैं, पड़ोसी आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब समझौता करने की बातें आती हैं तो समझौता करके सब कुछ पुराने गिले शिकवे सब भूल कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन बदले में मिलता क्या है? उरी, पुलवामा। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट को समझ में आता है कि आप वो बंदे हैं कि अगर आपसे कोई हाथ मिलाएगा ना तो आप उसी हाथ को काट देंगे। और शायद इसीलिए आज भारत आपको पूछता तक नहीं है और आज आप बेकरार हैं, बेचैन हैं कि भारत हमसे बात कर ले। तरह तरह की चीज़ें आप करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान की जो आवाम है वो अच्छी नहीं है, हमारे लोग हैं सब अच्छे हैं, लेकिन जो हुकूमत है वो सही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखिए कि आपकी जो आवाम है वो कहीं ना कहीं जागने लग गई थी। उसको समझ में आ रहा था कि उसकी क्या गलतियां हैं, लेकिन आपने क्या किया? मैं पाकिस्तानी हूँ, आपसे कह रहा हूँ। आपके सेना प्रमुख, उन्होंने बहुत से यूट्यूबर्स के चैनल बैन कर दिए हैं। उनका कहना है कि अगर आपको कंटेंट बनाना है तो आप पाकिस्तान के बनाओ, भारत की तारीफें यहां करते मत फिरो। पहली बात तो यह है कि नो डाउट बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो भारत की तारीफें वहां करते हैं और व्यूज़ वगैरह का गेम खेलते हैं, बट कहीं ना कहीं सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से वो व्यूज़ कलेक्ट करते हैं, जिसमें मोस्टली वो हिंदुस्तान के लोग होते हैं देखने वाले, लेकिन इसके माध्यम से वो अपनी जनता, अपनी आवाम को जागरूक करते हैं, बताते हैं कि भारत में देखो क्या हो रहा है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है। फ़र्क आता है, बहुत फ़र्क आता है, बहुत फ़र्क देखने को मिला भी है। पाकिस्तान की जो एलीट जनता है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने लग गई थी कि इतने सालों से हमें सिर्फ चूरन ही बेचा जा रहा है, लेकिन आपने वो भी बंद कर दिया। तो आप ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड के लिए सबसे पहले आपको आतंकी घटनाएं जो आप करवाते रहते हैं, आपको वो बंद करना पड़ेगा। अभी कल रात में भी जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे 3 जवान घायल हो गए और 1 जवान शहीद हो गया। तो जब तक ऐसी घटनाएं आपकी तरफ से होती रहेंगी तो आप ट्रेड छोड़ो, आपसे बात कोई नहीं करेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।